हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो परिवारवाद है उसके कारण से केवल और केवल दीपेंद्र हुड्डा को स्थापित करने के लिए चौधरी बंसीलाल के परिवार को समाप्त करने पे उतारू हैं। तीसरी बार हार के बाद मैं समझता हूँ कि कोप भवन के अलावा और कोई भवन जो है वो इनको नहीं दिखाई देगा। जहां तक रोहतक में नरेंद्र मोदी जी की बात है, ये दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला तय नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कहां आएंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी हरियाणा में ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपने देखा जेजेपी, ना उसमें जन है, ना उसमें नायक है, ना उसमें पब्लिक है, अगर केवल है तो पी के नाम पे केवल बचा है परिवार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा में लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं दोनों साइड बड़े धुरंधर दो धुरंधर नेता बैठे हैं। अगर मैं बराड़ा साहब की बात करूं तो भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी हैं और सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर जी है। तो बराड़ा साहब, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। जिस तरीके से कहीं न कहीं एक प्रचार कहीं न कहीं सुनने को मिलता है कि जो सरदार है, जो सिख है, वो कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जैसे मैं आपके टोहाना हल्के में घूम रहा हूँ और जैसे मैंने आपके कार्यक्रम लगातार कई देखे, सबसे ज़्यादा संख्या सुनने वालों में तो सरदार ही नजर आए। जी सुरेंद्र जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सब समाज के वर्गों की है। जितने भी वर्ग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है और ये भ्रम फैलाने में कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल एंड कंपनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी, अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी हरियाणा में ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपने देखा है, आपने देखा नहीं, आपने कैमरे में भी कैद किया है सुरेंद्र जी कि कितने हमारे सिख समाज के हमारे बहुत जिम्मेवार लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अशोक तंवर जी को यहाँ से जिताना चाहते हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की जनता की सेवा की है। कुछ लोग जो भ्रम फैलाते हैं, भ्रम इन लोगों ने उनका निकाल दिया है। अब किसान की अगर बात करते हैं, देखिए मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, केवल हमारा किसान वर्ग इन 10 सालों में जो कृषि कानून थे उनको लेकर के जरूर आंदोलित हुआ था, लंबे समय तक हुआ भी, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाए जैसे मोदी जी ने कहा। लेकिन इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में या देश के किसी भी कोने में, और हरियाणा प्रदेश की तो आप गारंटी ले सकते हैं कि 10 साल में कहीं कोई ऐसा बड़ा आंदोलन किसानों को नहीं हुआ। ना वो बिजली की कमी को लेकर के हुआ, ना कभी पानी की कमी के लेकर के हुआ, ना कभी फसल की बिक्री को लेकर के हुआ, और ना कभी फसलों के मुआवजे को लेकर के हुआ। ये पहली बार उसके कारण से, कृषि कानूनों के कारण से किसान दिग्भ्रमित हुआ था, वो मोदी साहब ने वापस ले लिए। अब हरियाणा में कोई इशू बचा नहीं, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है, राजनीतिक मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिसको उठा करके रखा है, लेकिन जमीन पर नहीं है, ये हवा के अंदर है। आज जमीन पे आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में गांव का गरीब, किसान, मजदूर और उसमें सब प्रकार के हमारे भाई आते हैं, सब बरादरियों के भाई आते हैं, सिख भी आते हैं, अन्य भी आते हैं। तो इसलिए वो झूठा प्रचार अब उनका फेल हो चुका है। बिल्कुल, बराड़ा साहब ने कांग्रेस का जिक्र किया, मैं बात करूंगा दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला का भी बयान है, उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो रैली रोहतक में होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कहीं ना कहीं जानबूझकर रोहतक की बजाय कहीं और टाल दी गई है, ताकि जो रोहतक की सीट कांग्रेस जीत जाए और जो एक राज्यसभा की सीट जो खाली होगी दीपेंद्र हुड्डा की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल जाए। यानी कि फिक्सिंग बता रहे वो कांग्रेस और बीजेपी की। देखिए, फिक्सिंग तो मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी की है। अब वो मैं एंड कंपनी इसलिए कहता हूँ, जेजेपी, ना उसमें जन है, ना उसमें नायक है, ना उसमें पब्लिक है, अगर केवल है तो पी के नाम पे केवल बचा है परिवार। और वो अपनी साख बचाने के लिए, बचा खुचा आधार बचाने के लिए, कभी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना जनाधार खो दिया है, विश्वास मत खो दिया है, कांग्रेस के साथ मिलकर के हम सरकार को गिराएंगे। ये कहते हैं कि नहीं कहते? दुष्यंत जी कहते हैं हम सरकार को गिराएंगे कांग्रेस के साथ मिलकर के। तो कांग्रेस के साथ मिले हुए कौन है? और दूसरी तरफ वो कहते हैं, उनका छोटा भाई दिग्विजय कहता है कि उनकी माता जी के ऊपर, देखिए कोई भी इस प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। जो हुआ था मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, नैना जी के ऊपर जो घटना हुई थी, उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने करवाया। ये दोगली बात कहाँ से आ रही है? और जहाँ तक रोहतक में नरेंद्र मोदी जी की बात है, ये दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला तय नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ आएंगे। मोदी जी आएंगे
तो वो उनके अपने कार्यक्रम जो अपनी मर्जी से वो तय करवाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की हमारी जो प्रबंधन समिति तय करती है उसके आधार पर मोदी जी के कार्यक्रम आते हैं। और उनसे पूछ करके ना कभी पहले आए ना भविष्य में आएंगे, इस बात की चिंता छोड़ दो। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की है कि उनको सभा कहाँ करनी है। जी बिल्कुल बराड़ साहब, जैसे आपने जेजेपी को कहीं की परिभाषित किया, अब तो आपके पोते भी मानने लगे हैं कि ये जननायक पार्टी नहीं खलनायक पार्टी है। और तमाम लोग जो टोहाना के वो जानते हैं इस बात को। एक है ना वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे दादा लगते हैं। नाम है सुभाष बराड़ा। तो अब तो देवेंद्र बबली भी कहीं न कहीं मानने लगे हैं कि कोई जननायक जनता पार्टी खलनायक जनता पार्टी है, और कहीं की बाबू यानी कि उसकी माँ बेटे की पार्टी है। देखिए, ये पारिवारिक पार्टियों का असर इसी प्रकार का होता है, आज से नहीं है। आप देखते आए हैं कि कितनी ही पार्टियां इस प्रकार की बनी, कितनी ही फिर बिगड़ती गई। समय है राष्ट्रीय पार्टियों का। आज मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अगर समय है तो राष्ट्रीय पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए है, उसका समय है। लोगों ने परिवारवाद के कारण से खत्म होती हुई पार्टियां देखी हैं, चाहे आईएनएलडी को देखा हो, चाहे जननायक जनता पार्टी को देखा हो, और हरियाणा प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर इसी परिवारवाद के कारण आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रसातल पर जा चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो परिवारवाद है उसके कारण से केवल और केवल दीपेंद्र हुड्डा को स्थापित करने के लिए चौधरी बंसीलाल के परिवार को समाप्त करने पर उतारू हैं, वो कुमारी शैलजा जी को समाप्त करने पर उतारू हैं, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जो गलती से भटक करके अटक करके कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, चौधरी छोटू राम जी के वंशजों को, उनकी विरासत को खत्म करने पर उतारू हैं। वो ऐसे सब नेताओं को धीरे धीरे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल और केवल एक अपने पुत्र मोह में अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सारी बातें समझ में आ गई हैं और आज जनता और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल बराड़ा साहब थे। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से 20 तारीख को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो कहीं ना कहीं सिरसा में आ रहे हैं, और मैं 25 तारीख की बात करूँ, जैसे जैसे चुनाव का वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, कैसे आप माहौल देख पा रहे हैं? यानी कि जो दिल्ली की संसद है वो अभी कितनी दूर है? हम तो रोहतक पहुँच लिए, लोग बहुत लेट आए। 60 दिन का कैंपेन ख़त्म हुआ तब टिकटें दूसरी पार्टियों ने अनाउंस करी। ये इस बात को दर्शाता है कि वो हार पहले ही माने बैठे थे। उनको पता था लड़ेगा कोई भी, हारेगा ज़रूर। अच्छा, तो इसलिए आज मोदी जी का जादू सब जगह है, उनका काम बोल रहा है, उन पे ऊपर देश और दुनिया का विश्वास जिस तरीके से और मजबूत हुआ है, मैं समझता हूँ कि पहले से बड़े जनादेश के साथ सीटें भी ज़्यादा आएंगी और वोट का अंतर भी बढ़ेगा, और विकसित भारत जो मोदी जी ने संकल्प लिया है वो पूरा होगा। हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदार, इनका राज स्थापित होगा। तो साहब, जब आप कहीं न कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लोगों को कहीं न कहीं अपना भाषण दे रहे थे, वोटों की अपील कर रहे थे, तो मैं काफ़ी लोगों से बात भी कर रहा था, क्योंकि ये सारी की सारी विधानसभा पंजाब से सटी हुई है, पंजाब राज्य से। मैंने बहुत सरदारों से बात की, सिखों से बात की, उन्होंने खुलकर कहा कि जब कहीं की यहाँ बाढ़ आई थी तो अशोक तौर हमारे से मिलने आए थे, हमारा हाल चाल जानने आए थे, ऐसा कुछ पूछने आए थे। तो ये इनको बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये बात। बिल्कुल, मैं तो पिछले 15 वर्षों में जब भी सुख हुआ, दुख हुआ और बाढ़ का, मैं तो सच्चाई है, मैं तो बोला भी नहीं है ना, मैं तो भूल जाता हूँ ये करके। नहीं, उन्होंने बताया, ये बात उन्होंने बताई। तो बाढ़ क्योंकि मैंने उनको कहा कि ये आते हैं क्या, पहले कभी आए थे क्या? हाँ, तो बाढ़ के दौरान मैं आया यहाँ पर, पूरा जायजा लिया। जो प्रशासन से बात कर सकते थे उस समय तो आम आदमी थे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पूरी हमने सुध ली और जहाँ जहाँ जिस तरीके से मदद हो सकती थी वो करी। चाहे कोरोना काल हो, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि लोगों के हम सुख दुख में खड़े रहें, और 15 वर्षों में वो हमने करके दिखाया। हम हारे वो छोड़ करके नहीं भागे, लोग भाग जाते हैं छोड़ करके, फिर दोबारा आते हैं। तो ऐसे लोगों को सिरसा की जनता माफ़ नहीं करती। बिल्कुल, आपने बार बार कहीं न कहीं बिना नाम लिए कुमारी शैलजा का जिक्र किया, लेकिन मैं उनके अलावा 2 और उम्मीदवार है। मेरा अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं जेजेपी और इनेलो की बात, वो लगातार कहीं लोगों के बीच जा रहे, तो ये बात कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों को वोट मत देना, बड़ी पार्टियों के सांसदों को जिताकर मत भेजना, क्षेत्रीय पार्टी को जिताना, ताकि वो आपका हाल चाल जान सके, वो आपके बीच रह सके। देखिए, कहाँ छोटी पार्टियाँ हाल चाल है, वो अपना ही हाल चाल नहीं जान पा रही है।
वो कहाँ दूसरी पार्टियों का हालचाल जानेंगी, कहाँ जनता का हालचाल पूछेंगी। तो लोग जो है अब तो बीजेपी को छोड़ करके बाकी तो बहुत छोटी पार्टियाँ होगी कोई भी। अब बाकी तो रीजनल टाइप ही कांग्रेस बची हुई थी, वो भी हाशिए पे चली जाएगी जब 40 से नीचे रहेगी। और आगे थोड़ा बहुत अभी तो दिखाई दिए हैं। तीसरी बार हार के बाद मैं समझता हूँ कि कोप भवन के अलावा और कोई भवन जो है वो इनको नहीं दिखाई देगा। वहीं जा कर के आराम करेंगे। और वैसे भी आराम परस्त लोगों की पार्टी है, संगठन बना नहीं सकते, लोगों की लड़ाई लड़ नहीं सकते, खून पसीना वो बहा नहीं सकते। केवल झूठ लूट भ्रष्टाचार अफवाह ये षड्यंत्र ये पर्याय बन गए इस पार्टी। लेकिन कुमारी सैलजा कह रही कि पहले सिरसा की बारी, उसके बाद हरियाणा की तैयारी। देखिए इसका मतलब ये है कि पहले हार मान चुके हैं, अब आगे की बात कर रहे हैं। वो हार जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे। तो बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन के साथ, क्योंकि जनता के लिए काम किया है 10 वर्षों में। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ हर गांव में शेड है, करोड़ों रुपए ग्रांट के दिए हैं। कहीं लाइब्रेरी बनी, कहीं स्टेडियम बने, कहीं वाटर वर्क्स बने। मैं भी सांसद रहा हूँ, हमने भी कोशिश करी, लेकिन जो 10 वर्ष रहे इस सरकार के वो बेमिसाल रहे। और ख़ास तौर से जो गरीबों का कल्याण है, किसानों का जिस तरीके से भला हुआ इस सरकार के दौरान, वो लोग बोलते हैं। और बहुत से ऐसे वोट हैं, कहते हैं जो बाजने वोट अब कांग्रेस के पास बच गए, जो बचते बचते उनके डब्बे खाली होते हैं। अब साइलेंट जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और साइलेंट भी क्या, ये देख लो आप, उनकी मीटिंग देख लो और हमारी मीटिंग देख लो, घुमा के दिखा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं करीब 3-4 घंटे लेट ये प्रोग्राम चल रहे हैं और फिर भी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ा साहब और तंवर साहब। और आपने देखा कि जिस तरीके से मैं चाहे सुभाष बराड़ा की बात करूं, अशोक तंवर की बात करूं, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि देश और प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में मतदान करने वाली है। और जैसा इन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि इन्होंने बार बार कुमारी सैलजा का जिक्र किया कि कहीं न कहीं जो लोगों को छोड़कर कहीं न कहीं अम्बाला चली गई थी और चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, तो कहीं न कहीं लोग जो है उनको सबक सिखाने के मूड में है, ऐसा अशोक तंवर का कहना है। और जैसा सुभाष बराड़ा ने दुष्यंत चौटाला के लिए कहा कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की जो सेटिंग बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले खुद दुष्यंत चौटाला ने बोला कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार तोड़ना चाहे बीजेपी की और अपनी सरकार बनाना चाहे तो जेजेपी का उनको समर्थन है, तो वो खुद तय कर ले कि सेटिंग कांग्रेस या बीजेपी की है या फिर जेजेपी या कांग्रेस की है। तो तमाम के तमाम विषयों पर दोनों बड़े नेताओं से मैंने बातचीत की। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार सिरसा लोकसभा से कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।